नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आपने सुना ज़रूर होगा कि कोचिंग चलाने वाली तमाम संस्थाओं के लिए एक नया नियम आया है। वो नियम कितना ज़रूरी है, कितना नहीं, इस विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो नियम आया क्यों? इस विषय पर चर्चा और ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता ही होगा कि हम लगातार इस तरीके की खबरें देखते हैं कि जो बच्चे कोटा में जा रहे हैं, जो बच्चे कोटा में तैयारी कर रहे हैं, उनकी आत्महत्या का रेशियो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। लगातार जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं वो किस तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त करने की तरफ उनका ध्यान जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस पर एक रिसर्च हुआ, इस पर जानकारी इकट्ठा की गई तो ये पता चला कि बच्चों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुँचती है तो ये कहा जाता है कि दरअसल जो गार्जियन हैं वही बच्चों पर प्रेशर बहुत बना रहे हैं। बच्चे उस काबिल नहीं हैं तब भी उन्हें नेट, गेट और इस तरीके की कठिन पढ़ाई करा रहे हैं जिस वजह से बच्चे इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। तो इस तरीके की चर्चा होती रहती है लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं वो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं कि अ, जितनी भी आत्महत्याएँ होती हैं उसमें 6.7 प्रतिशत जो आत्महत्याएँ हैं वो बच्चे कर रहे हैं, वो भी पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं। तो कारण क्या है? इस विषय पर हमेशा जो है वो रिसर्च होता रहता है, जानकारी इकट्ठा की जाती रहती है, लेकिन अभी जो नया नियम आया है वो कहा जा रहा है कि ये जो नया नियम है वो कहीं न कहीं वो लगाम लगाएगा, अब बच्चों की आत्महत्याएँ कम होंगी। तो सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे वो यही करेंगे कि क्या ये नियम जो है वो ज़रूरी है और अगर ये नियम ज़रूरी है, तो इसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है? इसका क्या परिणाम होगा? हमारी सोसाइटी पर क्या पड़ेगा? क्योंकि स्कूल तो उतने बेहतर है नहीं कि बच्चों को इतनी बेहतर शिक्षाएँ दे दें कि बच्चों को कोचिंग की तरफ ना बढ़ना पड़े। मैंने खुद कई ग्राउंड रिपोर्ट करके आपको दिखाई हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं। बच्चे जो 5th, 6th, 7th तक पहुँच जा रहे हैं, वो ढंग की हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैथ और अंग्रेजी में उनका क्या ही हाल होगा, साइंस पर उनका कितना पकड़ होगा। ये हमने खुद ग्राउंड रिपोर्ट आपको कर कर दिखाई है, हमने टीचरों की हालात भी आपको दिखाए हैं कि टीचर्स जो है वो भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सामान्य ज्ञान का पल्लवी अगर आपकी कोई आवाज कट थोड़ा-सा रही भी है। सवाल उनसे पूछा जाए तो वो उसको भी जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं कई बार। तो क्या अगर कोचिंग भी बंद कर दिया जाए, कोचिंग जाने पर भी अगर परहेज़ लगा दिया जाए, तो क्या बच्चे आने वाला जो समाज है, जो अभी जो आने वाला भविष्य है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला होगा। तो क्या बच्चे उस तरीके से तैयार हो पाएँगे कि वो जो कॉम्पिटिशन वाली लड़ाई है वो लड़ पाएँगे? तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे साथ एक शिक्षाविद भी हैं जो आपको इस पूरे दाँव-पेच को समझाएँगे, क्या ज़रूरत है इस नियम की या नहीं? तो रमाकांत राय जी का बहुत स्वागत है कि आप इस विषय पर अपना अनुभव हमें साझा करके बताएँगे और बताएँगे कि क्या दाँव-पेच है, क्यों इस तरीके के नियम की ज़रूरत पड़ी और क्या इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे पहले मैं चाहती हूँ मैं आप ही से शुरू करूँ। कोचिंग पर जाने के पहले मैं 2 बैकग्राउंडर इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में हुँ, 193 देश हैं और 193 देश में 134 देश ऐसे हैं, जो हुँ, अपने नागरिकों के बच्चों को और जो अप्रवासी लोग होते हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई हुँ, का, खास करके एलिमेंट्री एजुकेशन की गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी लेते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कानून 2009 में बना के भारत में इसे जो है इन्फोर्स करके हुँ, 135वां देश बना है। तो दुनिया में 135 देश हैं जो बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करते हैं कि सभी बच्चे कम से कम बुनियादी शिक्षा जरूर हासिल कर लें। और इस बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दुनिया में 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई हैं। हुँ, पहला जामटीन डिक्लेरेशन हुआ था 1990 में, जिसमें कहा गया था कि 2010 2000 तक सबको हम शिक्षा दे देंगे। 2000 में ढाका डिक्लेरेशन हुआ साउथ अफ्रीका में, और देखा गया कि भारत में काफ़ी बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हैं। 2000 में भी जो है ये डिक्लेरेशन हुआ कि 2015 तक हम सबको शिक्षा दे देंगे। और अभी 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है मोदी जी ने जो है घोषणा किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जिसको कहते हैं इंश्योरिंग इक्विटेबल एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल।
ये एक कुछ हुँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जिसमें भारत जो है को सबको शिक्षा देना, सबके लिए हुँ, स्कूल की व्यवस्था करना, शिक्षक की व्यवस्था करना और गुणवत्ता परक न केवल विद्यालय में बल्कि विद्यालय के इतर भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की व्यवस्था करना। अब मैं आपको एक सूचना देके अपने मुख्य विषय पर आता हूँ कि जो है यूनेस्को इसके हुँ, लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार हुँ, संस्था है जो इसका एक आकलन करती है, मॉनिटरिंग करती है। हर हुँ, वर्ष यूनेस्को एक रिपोर्ट निकालती है जिसको GEMR कहते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कहती हुँ, है कि दुनिया में जितने भी अनपढ़ हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, उसमें से एक हुँ, तिहाई भारत के बच्चे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो हम शिक्षा अधिकार की बात करेंगे कि कोचिंग तो बिल्कुल। उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में पहुंच गए। जो स्कूल में पहुंचे ही नहीं है उनके लिए तो हुँ, कोचिंग है ही नहीं है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यूनेस्को की हुँ, रिपोर्ट के अनुसार अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा और कुल एक तिहाई हुँ, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भारत में हैं और एक चौथाई दुनिया के बाल मजदूर भारत में हैं। अब जो सवाल आता है क्या ये हुँ, कोचिंग का जो है क्यों ये जरूरी हुँ, है और क्यों इसके लिए कानून जरूरी है। एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि जो है अभी हाल हुँ, के दिनों में आप ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने हुँ, भी हमारे शिक्षाविदों ने भी और शिक्षा में कहा गया है कि द वेरी पर्पज ऑफ एजुकेशन शुड बी एम्प्लॉयबिलिटी। ये एक मैं दुखद तो नहीं कह सकता लेकिन ये बहुत एक भयानक हुँ, जो है डिपार्चर है फ्रॉम द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू द गोल। 1968 में अगर आपको याद होगा तो पहला कोठारी कमीशन हुआ था जिसमें कहा गया था कि देश के प्रधानमंत्री और चपरासी के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा पर जो है 6% जो है खर्च होना चाहिए, जो आज तक खर्च नहीं हुआ, 3% के ऊपर नहीं गया और 2030 तक सब हुँ, जी अभी तक नहीं हुआ और अब तो जो है सरकार ने यूपीए गवर्नमेंट ने जो है कभी नहीं हो एजुकेशन पाता है। सेस लगाया था और एजुकेशन सेस से शिक्षा बजट का 70% पूरा हो रहा है जनता के टैक्स से और जितना ही ये पैसा आ रहा है सरकार के पास सरकार अपना शेयर घटाती जा रही है। तो आपने जो कहा कि जो है स्कूलों की गुणवत्ता स्कूलों की जो शिक्षा की स्थिति है बहुत खराब है, इसलिए लोग मजबूरी में कोचिंग में जा रहे हैं। तो ये एक डिट्रीमेंटल फैक्टर है कि जो है सरकारी विद्यालयों में शिक्षक जो है 6 महीना तक जो है आधार कार्ड बनवा रहा है, राशन हुँ, कार्ड बनवा रहा है और BLO ड्यूटी कर रहा है, तो वहाँ शिक्षा की बहुत दिक्कत है। और प्राइवेट स्कूलों में जो है अगर आप ये देखेंगे तो बेटे पढ़ रहे हैं और बेटियां प्राइवेट सरकारी विद्यालय में लोग भेज रहे हैं। हुँ, क्योंकि कुछ भी वो पढ़ ले विद्यालय के नाम पर और जो बेटों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं। मैं हुँ, अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव दे रहा हूँ। मेरी बेटी की बेटी है और उसने इंटरमीडिएट जब पास किया तो उसके 70% मार्क आए तो उसके विद्यालय के टीचर ने उससे उतना ह्यूमिलिएट किया कि तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती हो और तुम तो बिल्कुल बेकार हो और तुम किसी टेस्ट में पास नहीं कर सकती। 70% में आज के जमाने में कुछ हो सकता है, इसलिए तुमको कोचिंग में आना पड़ेगा। और वो लड़की जो है आपको मैं बताऊं कि बुरी तरह से जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गई और जो है वो घर में सुनसान रहने हुँ, लगी। खैर उसने मेहनत किया और जी मेंस में निकाला उसको, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका हो गया बीकानेर में, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट विद्यालयों में जो है एक प्रकार का ये दबाव है उनके तरफ से कि तुम हुँ, अच्छा परफार्मर नहीं हो। और मैं करीब करीब 44-45 देशों में मैंने देखा है कि कहीं भी जो है परसेंटेज पर बच्चे को ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता। ग्रेडिंग सिस्टम है हुँ, पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ जो है बच्चों को प्राइवेट हुँ, विद्यालयों में जो है परसेंटेज बताया जाता है और परसेंटेज के नाम पर उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि अगर हुँ, आप और मेहनत नहीं कराएंगे तो ये किसी लायक होगा नहीं। तो एक जो है प्रेशराइजिंग थ्रू द पाइपलाइन ऑफ पेरेंट्स कि उनको आप बता दें कि जो है आपका हुँ, बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे के लिए जो है वो अपना कैसे भी द्वार कुछ भी भेज भाज के दे रहे हैं। अब ये जो है मैं जो अभी भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हुँ, एजुकेशन है क्या। ये एक डिफिनीशन करके मैं आप इस पर आगे बढ़ता हूँ।
अब ये बताएं कि 1991 में यूनेस्को में एक एजुकेशन कमीशन बना था और उसने कहा था कि एजुकेशन मस्ट रिजल्ट इन द फुल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। संयोग से इसी बात को कोट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत में, कि हम भी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उसको जो है ग्लोबल सिटीजनशिप सिखाएंगे, उसको पशु से, लड़की से, जेंडर के बारे में संवेदनशील बनाना चाहते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छी बात लगती, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही कहती है कि दर्जा 6 से बच्चे को ओरिएंटेशन वोकेशनल एजुकेशन में करेंगे। अब वोकेशनल एजुकेशन करेंगे और हाई स्कूल तक जाते जाते उसके लिए ऑप्शन होगा कि अगर वो पढ़ाई छोड़ करके कारपेंट्री सीखना चाहेगा तो वो उसके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि वो छोड़ जाएगा। आप जानते हैं कि 10वीं तक जाते जाते बच्चे का मेंटल स्टेटस ये नहीं होता है कि वो क्या डिसाइड कर सके कि हम क्या करें, तो उसको जो है कैरियर की चिंता 10वीं तक जाते जाते हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो जाती है। और एक दो बातें और बताऊं आपको कि जो सिर्फ हमारे प्राइवेट स्कूल ही नहीं, 50 विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में आ रही हैं और जिनकी फीस पर हमारे सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो उनमें जाने के लिए आप जो बता रहे हैं वो आप जो बता रहे हैं वो मैं, मैं, नई शिक्षा मैं नीति के बारे में बता इसी रहे बात हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कोचिंग सेंटर पर जो एक नया मिनट नियम आया है उस पर बात कर रहे हैं। मुझे एक मिनट मैं आपके पास एक आऊंगी। बात मुझे मैं और खत्म कर देने दीजिए। मैं आपके पास 1 मिनट में तो आऊंगी। इसी मैं शिक्षा नीति राज में बात कर रहा हूँ कि शिक्षा नीति में एक तरफ कहा गया है कि जी बच्चों की जी रोट लर्निंग नहीं कराई जाएगी, जी जी जी। लेकिन दर्जा 5 से बच्चों के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। हम्म और एग्जामिनेशन और टेस्ट इतने ज्यादा है उसमें कि बच्चा जो है अगर कोचिंग में हम्म नहीं जाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए बच्चे को इनडायरेक्टली ये नीति ही कोचिंग में हम्म प्रेशराइज कर रही है। जी, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। आप किसी को हम्म। बुलाना चाहते हैं तो कर लें। राजन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पे मौजूद भी हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका अनुभव भी चाहती हूँ कि आप साझा करिए दर्शकों के साथ। हमने पिछले साल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, सोशल मीडिया पर वो बच्चे जो बिहार टॉप करते हैं, जो किसी किसी विषय पर जो है 90 अंक लाते हैं, 99 अंक लाते हैं, उनसे जब उसी विषय का सवाल पूछा जाता है तो वो नहीं बता पाते हैं। जब उनसे उसी विषय से जुड़े अ, उसी विषय का अंग्रेजी में ये पूछा जाए कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो नहीं बता पाते। मुझे याद है कि पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, उससे पूछा गया कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो वो लड़की बता रही थी कि उसमें घर का जो है वो घर सजाना और ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, यानी कि वो होम साइंस की बात करने लगी। तो हमने ये भी देखा है कि वो बच्चे जो टॉप कर रहे हैं उनकी स्थिति भी इस लायक नहीं कि उन्हें ये तक नहीं पता है कि जिस विषय में उन्होंने टॉप किया है उस विषय में होता क्या है। इसके अलावा जब हम टीचरों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि 72 या 73 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि मैं बार बार उत्तर प्रदेश बिहार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन दो राज्यों में कम से कम मैंने कई स्कूलों का कवरेज किया है। तो मैं जब इन प्रदेशों में जाके शिक्षकों से बात करती हूँ तो वो ये बताते हैं कि हमारे पास समय ही कहाँ है। बिहार के एक टीचर का एक किस्सा मैं यहाँ पे साझा करते हुए बताती, वो कह रहे हैं हम पढ़ाई कहाँ पाते हैं। अब पहले हमें यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, अब हमारी नई ड्यूटी हो गई है कि हमें ये चेक करना होगा कि कौन दारू पी रहा है और कौन नहीं पी रहा है। टीचरों पर बिहार सरकार ने एक नया नियम भी बनाया था कि टीचरों को मोहल्ले में ये पता भी करना होगा कि कौन अल्कोहलिक है और कौन नहीं। तो इस तरीके का प्रेशर जो है वो टीचरों पर लादा जाता है, लगातार नए नियम, नए कानून टीचरों को ही संभालना होता है। वो मिड डे मील में खाना भी देखते हैं क्या बन रहा होता है, क्या नहीं बन रहा होता है। ये एक बात सरकारी स्कूल की है। और प्राइवेट स्कूल की ये है कि उनको 6,000 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो वो बच्चों को जबरदस्ती जो है वो प्रेशर डालते हैं कि आप कोचिंग में आइए ताकि उससे 200-400 500 रुपए जो है पर बच्चे पर वो लें और उनका जो है वो घर चल सके, इस तरीके की चीजें। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो नया नियम आया है, क्या वो उससे कुछ समाज में क्रांति जैसा कुछ होगा? पहले तो हमारा एजुकेशन इस तरीके से इतना कमजोर, इतना ढीला, इतना लचर है, तो इस तरीके के नियम से क्या सच में कुछ बदल जाएगा क्या? देखिए, धन्यवाद पल्लवी जी। दो चीजें सामने आई, जैसे कि अभी राय जी ने जो बताया हमको कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे है, और उन्होंने कई देशों के उदाहरण दिए कि कहाँ पे एजुकेशन की स्थिति क्या है, कि उन्होंने कई तुलना की। जी। उनका वो अध्ययन है कि उन्होंने की और अपने हम तो कहाँ टिकते हैं
उस सिस्टम जैसे को उन्होंने समझाया। दूसरा आपने राजेंद्र जी जैसे उन्होंने जिस बड़े-बड़े देशों की बात की, उसमें एटलीस्ट इस तरीके की समस्या हमारे देश जैसी नहीं है कि टीचरों पर इतनी ड्यूटी है कि पढ़ाने के सिवा वो सब कुछ कर रहे हैं। इस तरीके बिल्कुल का मैं उसी पे प्रेशर आ उन रहा हूँ, टीचरों के साथ नहीं है। हुँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और आपने जो तस्वीर खींची, वो हुँ, आप जो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाने जाती हैं और आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं और हुँ, वहाँ पे जो वास्तविकता है वो आपने देखी है। हुँ, और इन्हीं दोनों फ्रेम में मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे पास भी एक रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी जो अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले आई है, एनुअल रिपोर्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। ये कोई एक संस्था है जो हर साल निकालती है। तो हुँ, 22 और 23 की उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, हुँ, 2023 की एनुअल रिपोर्ट। तो उसमें जो आप ही की बात ये कही गई है कि उसमें अच्छा एक तो उसमें ये दिखाया गया हमारा 86% स्कूल में जाना बच्चों का बढ़ा है इस ईयर में। ये वो हुँ, रिपोर्ट दिखा रही है। साथ में वो ये भी इंगित कर रही है कि उसमें अच्छा उसमें उन्होंने 14 से 18 साल के बच्चे टारगेट किए। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हुँ, नया कोचिंग गाइडेंस आई उसमें उम्र का भी एक बड़ा 16 तगड़ा साल। क्लॉज़ उन्होंने दिया है। तो हुँ, उसमें 42% ऐसे बच्चे हैं उस रिपोर्ट में, जो आपकी हुँ, बात को फुलफिल कर रहे हैं कि वो सही से अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल सकते। हुँ, 26% ऐसे हैं जो अपने हिंदी या उनकी किताब नहीं रीजनल पढ़ लैंग्वेज पाते। है उसमें बात नहीं कर सकते और हुँ, 50% ऐसे हैं जो मैथ का गुणा भाग नहीं लगा सकते। ये हुँ, स्थिति हमारी प्राथमिक एजुकेशन की है जो वो निकल के देश की रिपोर्ट में आई, ये तो हकीकत है एजुकेशन सिस्टम की। अब हुँ, दूसरा इसके जो जो पहलू अब जो आज हमारा मुख्य विषय है वो ये है कि जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है कि ये कितनी कारगर होगी, ये ज़रूरी थी कि नहीं थी। अब हुँ, इसके लिए क्या है, इसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम का आपने खाका देख ही लिया, आपने हुँ, ग्राउंड रिपोर्ट देख ली, राय जी ने बताया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बजट आता है और वो बजट भी हमारी एजुकेशन में नहीं लगाया जाता है। यानी कि हम दूसरों कामों में व्यस्त रहते हैं, दूसरी प्राथमिकता होती है। एजुकेशन के बारे में सिर्फ़ हम पॉलिसी बनाने तक सीमित रहते हैं और पॉलिसी बना के अपना हिस्ट्री समझ ग्राउंड पे लेते हैं। नहीं उतार हाँ, पाते। हाँ, इससे हुँ, पहले नई शिक्षा नीति आई, उसका बड़ा हो हल्ला मचाया, शोर मचाया, वो क्या है, आज तक बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, ना वो लागू हुई कि नहीं आई, इसका भी कहीं पता और हुँ, सिरा नहीं है। हम तो हुँ, मोटा-मोटी इन चीज़ों को जानते हैं कि हुँ, जब सरकार किसी समस्या में फँसती है, तो एक नए नियम बनाने की ओर अग्रसर हो जाती है और एक नए नियम बनाने में वो लग जाती है। और उसी का हुँ, परिणाम है ये अभी देखिए, अब है क्या? अच्छा इसके लिए सब ज़िम्मेदार हैं। जो कोचिंग हुँ, संस्थान है, ये इसके लिए समाज भी ज़िम्मेदार है, एजुकेशन सिस्टम भी ज़िम्मेदार है। जो अभी राय जी ने हुँ, कहा कि 70% अगर बच्चे के आ गए तो स्कूल में शिक्षक का या शिक्षक कहता है कि भई आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब तो ये हुँ, 90% का ज़माना है, 90 होने चाहिए, हुँ, 85 होने चाहिए, 95 होने चाहिए, 70% हुँ, वाला क्या करेगा? तो वो हुँ, डिमोरलाइज़ करते हैं बच्चों को। अच्छा, हुँ, समाज भी कहता है कि नहीं साहब अगर ये हमारा नहीं आया तो बच्चा हमारा परसेंटेज कुछ कर ज़रूरी नहीं है। पाएगा, तो वो हुँ, कोचिंगों की तरफ भागता है वो। और हुँ, उसी हुँ, का कोचिंग उसका फ़ायदा उठा के उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग वाले और उस वो हुँ, कोचिंग का उद्योग फलता-फूलता आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कोचिंग का कारोबार 58,088 करोड़ का है अभी इस हुँ, वर्थ है इस समय। लगभग हुँ, लगभग 59,000 करोड़ का बिज़नेस यहाँ कोचिंग संस्थानों का है और ये हुँ, लगातार बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो ये कारोबार बढ़ रहा है जो 59,000 करोड़ से लगातार बढ़ता चला आ रहा है, दूसरी तरफ जो बच्चों की सुसाइडल रेट है वो ए 3 साल में 35,000 बच्चों ने सुसाइड किया और उसमें सभी सेगमेंट के हैं, केवल 16 साल के हुँ, आयु वर्ग के नहीं है, उसमें बड़े सभी बच्चे भी हैं, उसमें इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे भी हैं, हुँ, कोचिंगों में पढ़ने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी शामिल हैं। तो हुँ, ये आनन-फानन में बनाए गए एक गाइडलाइन है, हालाँकि किसी भी गाइडलाइन का स्वागत करना चाहिए और गाइडलाइन होने चाहिए, तो ये एक फौरी तौर पे जहाँ पे चूँकि सोसाइटल इतने बढ़ रहे हैं, सरकार हुँ, का को सामना करना है, चुनाव नज़दीक है और सरकार ने आनन-फानन में 2 वजह से, एक तो ये संस्थाएँ हैं, इनको हो सकता है उनकी मंशा इनको रेगुलेट करने की भी रही हो, तो उन्होंने जो 8-10 नियम बनाए हैं, हुँ, वो ज़रूरी है, बनाने चाहिए। तो वो नियम मेरे ख़्याल से एक हुँ, फौरी गाइडलाइन है, जिस पे कितना अमल हो पाएगा, ये हम सबको समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा। इसके चूँकि आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों पहलू हैं और तीनों पहलू पे विचार करना हुँ, पड़ेगा। केवल एक सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को सँभाल लेने के बल पे केवल ये सारा काम नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई गाइडलाइन आई है, तो उसको समझना चाहिए। उसके परिणाम तो जैसे और सारी चीज़ों के आते हैं, नियम बनते हैं,
वो कितने प्रभावी हम्म होते हैं, ये हमें वक्त बताएगा। पल्लवी जी। हम्म रमाकांत जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आपको ऐसा तो नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि था तो सिर दर्द लेकिन दवा दी गई है पैर दर्द की? क्यों मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि पहले टीचरों की संख्या बहुत कम है। अगर हम बात करें तो मैं जिस सरकारी स्कूल में, जिन जिन स्कूलों में मैंने कवरेज की, मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में तो मैंने कवर किए ही हैं। मैं देखती हूँ कि अगर 5वीं तक या 8वीं तक चल रहा है तो 3 कमरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक ही कमरे में पहले का भी बच्चा बैठा है, दूसरे का भी बच्चा बैठा है, तीसरे का भी बच्चा बैठा है और तीनों की कंबाइंड क्लास चल रही है। तो फिर पेपर अलग तरीके से कैसे बना दिया जाता होगा? क्या पहली, दूसरी और तीसरी में जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है, उसका क्वेश्चन पेपर जो तैयार होगा वो तीनों बच्चों के लिए बराबर होगा? इसका मतलब उनका मेंटल जो लाइन होगी वो तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लास के बच्चों के बराबर होगी। ये एक सवाल होना चाहिए। स्कूल में उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है उतने ज्यादा। उसके बाद जब हम देखते हैं कि अभी शायद हाई स्कूल में ही हिंदी में बच्चे फेल हुए थे। हाई स्कूल का जब रिजल्ट आया था तो खुद जो हमारी मातृभाषा है उसमें बच्चों का कमांड कम है। तो बच्चे जो है, अगर स्कूल ही अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें बच्चे उस काबिल नहीं बन पा रहे हैं, उसके बाद ये कहा जाए कि अब जो है वो कोचिंग पे नियम बनाए, कोचिंग पर ये नियम बन जाए कि कोचिंग को बंद कर दिया जाए। क्या स्कूल पर कोई बेहतर नियम नहीं होने चाहिए थे पहले? क्या टीचर उस तरीके से काबिल और बहुत अधिक संख्या में नहीं होने चाहिए कि बच्चों को अगर डाउट होगा तो वो सॉल्व कहाँ करेंगे? कोचिंग तो बंद ही हो जाएंगे और 8वीं तक स्कूल चलेगा तो 2 टीचर रहेंगे, तो इतने ढेर सारे बच्चों के अगर कोई प्रॉब्लम होंगे तो वो सॉल्व कैसे करेंगे? वो पूछेंगे किससे? तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि था तो सिर दर्द और दवा दे दी गई पैर दर्द की। आपको क्या लगता है? आप म्यूट हैं। बात बात कर रहा था और आगे भी उसी पर करना चाहता हूँ। दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू जी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो कानून है, उसका जो स्ट्रिंजेंट पहलू है हुँ, कि अगर जो प्राइवेट स्कूल जो है, आपको बताया हमने जो है भारत के 7 राज्यों हुँ, के का एक रिसर्च किया है अभी। अब वो हमने देखा कि जो है हमने प्राइवेट स्कूलों से पूछा कि क्या आप जो 25% जो है गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं उसका हुँ। रिइंबर्समेंट मिलता है? तो नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा कि हमको रिकॉग्निशन ही नहीं है हमारे विद्यालय का, जवाब है नहीं, तो हम वो जवाब है नहीं। गरीब बच्चों को पढ़ा करके हम क्लेम ही नहीं कर सकते। कानून तो यह है कि अगर किसी प्राइवेट विद्यालय में बीएड बीटीसी ट्रेंड करके और टीईटी पास हुँ, शिक्षक नहीं है और जो 11 जो है उसके जो मानक है नहीं मानता है तो उनको नोटिस दिया जाए। फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको जो है 1 लाख रुपया फाइन किया जाए। फिर भी नहीं मानते हैं तो 10,000 रुपया पर डे उनसे जुर्माना वसूल किया जाए। मैं हुँ, भारत के 24 राज्यों में टीचर यूनियंस के साथ घूमता रहता हूं। मैंने आज तक एक सिंगल केस नहीं देखा भारत में कि हुँ, किसी हुँ, प्राइवेट हुँ, विद्यालय को सरकार ने जो है उनको वो ये नोटिस दे के ये वसूला हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होगा हुँ, कि ये सारे विद्यालय में से आधे से ज्यादा हमारे विधायक और हमारे एमपी के हैं और हुँ, उनका जो विधायक निधि का पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। नंबर एक, ये जो प्राइवेट विद्यालय हैं, ये विद्यालय में हुँ, हो क्या रहा है आजकल, मैं ये बताना बहुत इस आपके हुँ, इस हुँ, सिस्टम से बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 5 टीचर तो जो है ट्रेंड बीटीसी अपॉइंट कर लिया, उनके नाम पर मान्यता ले लिया और हुँ, 15 जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास लड़कियों को रख लिया, जिनको जो है 5,000 रुपया दे के पढ़ाते हैं और हुँ, एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं। और वही बच्चे जो है, मैं आपको हुँ। बताऊं मेरे बगल में विद्यालय है, वहाँ वो कहते हैं कि जो है टीचर वो कहता है कि मुझे रख लीजिए, तनख्वाह मत दीजिएगा, केवल मेरा नाम हो जाए कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ाता हूँ तो मेरा कोचिंग चल जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हुँ, हूँ कि अभी भी हुँ, ये गाइडलाइन है पल्लवी जी, ये कोई रूल हुँ। नहीं है, कोई इसका कोचिंग में कोडिफिकेशन ज़्यादा नहीं हुआ पैसा है है। कि अगर कोई नहीं मानता तो पुलिस जाके कर लेगी कुछ। आपको हुँ, पता होगा कि एनसीपीसीआर ने जो है सेफ्टी हुँ, एंड हुँ, सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइन जारी किया। एक भी विद्यालय में न तो हुँ, वो अभी लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट है, न तो जो है अभी जो है वो जो गाड़ी जाती है उस गाड़ी में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा है। मतलब जो भी जो है चीजें कही गई हैं वो करीब जो है 27 मानक हैं, वो आप देख लीजिए कि किन्हीं विद्यालयों में नहीं है। और चूंकि वो कोडिफाइड नहीं है तो पुलिस हुँ, कुछ नहीं कर सकती।
पुलिस यही कर सकती है कि गाड़ी अगर नहीं ठीक से चल रही है तो जो है आरटीओ चालान कर देगा जो है। तो ये जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन तो ये शादी के कसम जैसा है, शादी के दिन याद रहता है, तीसरे दिन भूल जाता है। और हमको भी याद नहीं है कि शादी में क्या कसम पंडित जी ने दिलवाई थी। तो ये गाइडलाइन जो है, ये गाइडलाइन है, ये रूल नहीं है, इसका कोडिफिकेशन नहीं है। इसमें जो है स्थानीय प्रशासन को कुछ ये नहीं कहा कि आप इसको नोटिफाई करके या फलाने तारीख तक कर लीजिए, जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर खर्चा करिए। बात असल में इसके पीछे भी एक पेच दूसरा है पल्लवी जी। पेच ये है कि जो है ये कोचिंग सेंटर कितना कमाते हैं, सरकार को इस पर नजर है। जो आपने बताया कि 58,000 करोड़, 58 लाख करोड़, वो तो करीब 1.5 लाख करोड़ के ऊपर जाने वाली है 27 तक जो है अभी जो एस्टिमेट है। और मैंने पहली बार देखा कि जो है जो अंतरराष्ट्रीय जो है जो बड़ी इंडस्ट्री है, वो सबसे पहले भारत में एजुकेशन को एज इंडस्ट्री देख रही है। ये एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। इसमें जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है कोविड के समय में उन्होंने बड़े पैमाने पर सारी कंपनियां भारत में आ गई हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रही है। असल में कोचिंग इंस्टीट्यूट से सरकार को कुछ एक पैसा मिल नहीं रहा है। सरकार की चिंता ये है कि अगर इतने करोड़ का पैसा आ रहा है इसमें, तो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। तो ये गाइडलाइन है, क्योंकि आपको पता है इसमें पैसा किसी रमाकांत राय और जो है राजेंद्र जी का नहीं लगा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिनका पैसा लगा है वो है कोई दूसरे तरह के लोग, और उसमें हमारे नेता लोग का, विधायक का जो है सबके पैसे लगे हुए हैं। तो एक तो वो बात है कि सरकार को इससे कुछ नहीं मिल रहा है, इस रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। सरकार को आप उसमें पैसे दीजिए, सरकार का टैक्स लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो ये बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ज्यादातर जो है वो प्राइवेट विद्यालयों के हैं। वो प्राइवेट विद्यालय के टीचर या फैकल्टी या उनका मैनेजमेंट जो है अलग से इंस्टीट्यूट चलवाते हैं। आप ये देखिएगा कि रेलवे के किनारे अब जो आपने सवाल उठा कि ये क्यों कानून बनाने की जरूरत पड़ी, आपको मालूम है कि एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट को यूनिवर्सल होना जरूरी है। और यूनिवर्सल होना है तो यानी सारे बच्चों को पढ़ना जरूरी है। अगर जो है अगर हमारे विद्यालय ठीक से नहीं चल पा रहे हैं तो उसका विकल्प कतई जो है कोचिंग नहीं है। और दुनिया में चिली, पेरू, निकारागुआ जैसे देश, बिल्कुल। रमाकांत जी आपको रोक रही हूँ। रमाकांत जी आपको 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। दरभंगा में लड़कियों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ते हुए ये बताया कि इतने ढेर सारी बच्चियों का एडमिशन करा लिया गया है, बैठाने तक की जगह नहीं है। अगर सारी बच्चियों को एक दिन बुलाया गया था अटेंडेंस कराने के लिए, बच्चियां इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां खड़े होने की जगह नहीं थी। अगर स्कूल की उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, उनको बैठाने तक की जगह नहीं है, और इस तरीके के नियम बनते हैं, तो कहीं ये मुझे लगता है कि आंख बंद करके तो नहीं बना दिया गया। अपने एजुकेशन सिस्टम में इतनी कमियां हैं, उसको सुधारने से पहले हम जो है वो इस तरीके का नियम बना देते हैं कि जो है वो कोचिंग उसको पहले बंद कर दिया जाए। ये पहले आप ये स्कूल में देखिए जो कोचिंग मूलभूत सुविधाएं हैं उसको शॉप तो एंड बेहतर किया कमर्शियल जाए। इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए ना उसका। जो स्कॉट फ्री तो नहीं हो सकता ना कि आप कम से कम फिजिकली जो है हर एक बच्चे को बैठने के लिए 1 मीटर स्क्वायर मीटर कम से कम, होना तो चाहिए। मोशन स्टडी कहती है कि हर एक बच्चे को जहां बैठ के पढ़ता है 1 मीटर जो है उसको लंबाई चौड़ाई में जगह चाहिए। अब आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे जो है जहां बैठते हैं वो एक कमरे में जो है 70 बच्चे बैठ रहे हैं। 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक वो बच्चे जो है पढ़ते हैं और खाना नहीं खा पाते जो है, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर ये छूट जाएगी फिजिक्स की क्लास तो जो है मैथ भी छूट जाएगा, फिर हम खाना खाते रह जाएंगे। घर वालों का प्रेशर है। आपने देखा कि कितना जो है दुर्भाग्य से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर जो बुरा असर पड़ा है, इस पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है भारत में। 2-3 स्टडीज हैं मेरे पास रखी हुई हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। सिर्फ 2-3 स्टडी हैं। एक तो ऑनलाइन का है जो कि यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने खुद किया। इन बच्चों पर जो बुरा असर पड़ रहा है, जिस प्रकार से एग्जॉर्बिटेंट फीस ले रहे हैं और माँ बाप जो है उनको दे रहे हैं, बच्चे जिस प्रकार से सुसाइड कर रहे हैं, तो एक तो वो मामला है कि जो है आपके पास किसी एक कमरे में आपने जो है इंस्टीट्यूट खोल लिया, आप रेलवे स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा जो है बैनर लगा दिया कि टॉपर्स ऑफ द ईयर,
हर एक मैगजीन में मैं अखबार पढ़ता हूँ। आजकल हाँ हम पति पत्नी तय कर रहे हैं कि अखबार हिंदुस्तान लेना बंद। हाँ टॉप किया एक ही होता बच, है। ए, ए, और जो ए, है जिस साल में जो है एक ही कोचिंग बच्चा इंस्टीट्यूट 3-3 इस्टेब्लिश कोचिंग हुआ, सेंटर उसके से टॉप 8 किया साल होता है, पहले अगर का ध्यान दिया जाए तो। बैच में वो कह रहे हैं कि हमने उस बच्चे को पढ़ा के टॉप किया है। रेलवे स्टेशन पर बैनर में टॉपर्स ऑफ द ईयर का है बोर्ड। अखबार में जो है सारे टॉपर्स का बोर्ड है। गली मोहल्ले में जाइए तो वहाँ बोर्ड लिखा है हम तो मिश्रा सर से ही केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये जो जिस प्रकार से ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, तो इतना पैसा देकर के इस देश का गरीब तो जो माइग्रेंट हजारीबाग से जाके जो है ईंट भट्टे पर जो है दिल्ली में काम कर रहा है, 6 महीना यहाँ रहता है, 6 महीना वहां जाता है। उसकी जो है एडोलसेंट लड़की वो अपनी तो माँ नहीं के पढ़ जो है वो पाएगा। मिट्टी पाटती है, तो उसकी छोटी बच्ची को गोद में लेकर के 6 महीना रहती है। हाउ कैन शी गो फॉर स्कूल? ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो किसी प्रकार से विकल्प नहीं हो सकते। अगर किसी भी देश में मैंने नहीं देखा है कि दैट कुड बी ए सब्स्टिट्यूट, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो ये सरकार की फेलियर है, नॉट पेरेंट। क्योंकि सभी चाहते हैं कि अच्छा जो है हमको मिले। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जो है चेतावनी है कि सन बिल्कुल 2030 तक जो है हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर। दूसरी बात एक और आप वर्ड ऑफ कॉशन कह रहा हूँ कि असर की रिपोर्ट ये थोड़ा मिसलीडिंग है। मैं बहुत आपके मंच से कह रहा हूँ, अगर इस पर कोट करना है तो NAS की रिपोर्ट आप देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बहुत बायस है। उनका जो है शुरुआत ही इसलिए हुआ था कि वो प्राइवेट स्कूल को जो है प्रमोट करेंगे, और वो दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनराइजेशन मूवमेंट। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, ये सारे के लिए जितना जो प्रेशर है और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनका समाज में रहना मुश्किल हो रहा है। तो एक उनका साइकोलॉजिकल, एक तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेंटेन नहीं है, कोई सरकार जानती नहीं है कि किस हॉस्टल में, किस पेइंग गेस्ट में। अच्छा, इसमें इतना ज़्यादा जेंडर बायस है कि आप ये देखिए कि इंस्टीट्यूट में जो है लड़कियां बहुत कम है, ज़्यादातर लड़के हैं। और छोटे छोटे बच्चे, कम से कम एलिमेंट्री में तो दुनिया में कहीं कोचिंग होती नहीं है। लड़के ज्यादा तो जो, और ये हमारे यहाँ या तो घर पर जो है कोचिंग होती है, या तो ग्रुप कोचिंग होती है, या तो कोचिंग सेंटर, 3 तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पर ये चल रहा है। तो इन सबों में जिस प्रकार की एनोमेली है, तो कानून तो जरूर चाहिए। मेरा इतना ही कहना कि ये कानून जो है बहुत जो है बिना दांत का है। इसको जब तक इसको रूल बना करके कोडिफाई न, जी जी जरूर। आप जी हाँ हाँ मैं हम्म। जी रमाकांत जी, जी जब आप अपनी बात शुरू करते हैं तो आपने कहा था कि जो शादी के समय जो पंडित जी ने वचन दिलाया था वो हम भूल गए हैं। तो जी मुझे लगता है जनता को पत्नी की तरह होना चाहिए कि वो हर चीज याद दिलाती रहे कि आपको पंडित जी ने फला कसम दिलाया था। वैसे ही नई शिक्षा नीति में न जाने कितने नियम आए, ये बताया गया कि अब शिक्षा जो है ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगा, वो होगा। उसका क्या हुआ ये आज तक अभी तक पता नहीं चल पाया। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा जो है वो सेवा की तरह होना चाहिए, हर इंसान को मिलना चाहिए। जैसे हवा और पानी मिल रहा है उस तरीके से शिक्षा फ्री होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन अभी जो शिक्षा मिल रही है वो इस तरीके से मिल रही है कि वो एक तरीके से पैसा कमाने का जरिया है। आप सब प्राइवेट स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो महंगी फीस और ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, AC रूम और ये सारी चीजें हमें दिखाई जी जाती हैं। और जो मजदूरी कर रहा होता है वो भी चाहता है कि मेरा बेटवा जो है वो फला वाले स्कूल में पढ़े, तभी वो कुछ बड़ा कर पाएगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं आपके पास आके एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने तो देखा ही है कि भारत में उस तरीके से रोजगार नहीं है, उस तरीके से हमारी आमदनी नहीं है। लेकिन स्कूल के जो फीस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसके इसके अलावा कोचिंग देखिए, अगर आम इंसान के पास पैसा नहीं है तो कोचिंग इतना बढ़ कैसे रहा है? कोचिंग तो हर मोहल्ले में खुल गया है, 10-10, 12, 15-15, 20-20, और फीस भी उनकी लगातार हर साल बढ़ रही है, लेकिन हमारी आमदनी उस तरीके से बढ़ नहीं रही। कारण क्या है? आप म्यूट हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि वो पिता जो आधा पेट खा रहा है वो चाह तो रहा है ना कि बेटा जो है वो इंजीनियरिंग कर ले, बेटा जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल। और यही 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 कारण है कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त ना होते हुए भी अभिभावक बच्चों को अच्छी से, वो आधे पेट भूखा रह लेगा,
एक टाइम खाना खा लेगा, लेकिन शिक्षा के साथ वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कंप्रोमाइज करेगा। नहीं करना चाहता। वो हम्म एक बिल्कुल, चाहे बिल्कुल छोटे से लेवल का हो, चाहे मध्यम फैमिली का हो या बड़ी फैमिली का हो। बड़ी फैमिली तो अपने हिसाब से शिक्षा को अपने हिसाब से उसका इंतजामात कर देती है, लेकिन कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को शिक्षा ना मिले। अब ये हम्म जिम्मेदारी हमारी सरकारों की होनी चाहिए। जो सिस्टम सरकार ने सरकारी शिक्षा का सिस्टम बनाया था, वो पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है। ये बात पूरी तरह से अब दिख रही है, ग्राउंड पे भी दिख रही है और रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन हम्म उसका फायदा, मैं दोनों बातों पे आऊँगा कि क्यों देना चाह रहा है और क्यों उठा रहे हैं। पहली बात तो कि जब हमारा सिस्टम सरकारी शिक्षा देने में फेल्योर हो गया, तो उसका हम्म फायदा कुछ लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने उठाया और वो शिक्षा का व्यापार करने लगे। हम्म जैसे कि अभी राय जी ने कहा कि अभी तो इंटरनेशनल लोगों की निगाहें हमारे शिक्षक सिस्टम में अब वो आ रहे हैं। ये उससे बड़ी बात है। अभी जो हम्म यहाँ के धनाढ्य लोग थे या यहाँ के जिन्हें शिक्षा माफिया कहेंगे, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल के उनका दोहन किया उसी भावना का कि कोई भी अपने आधा एक टाइम खाना खा के अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा दिलाना चाहता है। तो हम्म उसका दोहन तो पहले यहाँ के धनाढ्य नए शिक्षा माफियाओं ने किया। और हम्म उस अब और इसके बाद अब जो नई शिक्षा नीति आ रही, जिसके उसमें जो नई विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, जो ऑनलाइन शिक्षा देंगे या अपना रिमोट सेंटर खोलेंगे या फ्रेंचाइजी देंगे, वो अभी एक दूसरा बहुत जल्दी आने वाला है और वो अभी यहाँ उसका असर दिखेगा। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं ग्राउंड और प्राथमिक शिक्षा, जो अभी ये नियम बना। इसके बाद क्या हुआ, जब जब वो सिस्टम फेल्योर हो गया, तो फिर उधर से क्या हुआ, जब हम सरकारी शिक्षा में नाकाम हो गए, तो प्राइवेटाइजेशन करण हुआ शिक्षा हम्म का। हम्म लेकिन हुआ ये कि वहां भी संतुष्टि नहीं मिली शिक्षा माफिया को, या वहां पे वो डिलीवर नहीं कर पाया। पैसे हम्म तो उसने ले लिए, लेकिन वो हम्म शिक्षा को डिलीवर्ड नहीं कर पाया, दे नहीं पाया। वो वजह यही कि उसको सच्चा जो मजदूर था, पढ़ा लिखा मजदूर, उसको सस्ता मिलने लगा। 1000-2000 रुपए पे टीचर मिलने लगा, उसने उस टीचर को रख लिया। उसकी उसने एजुकेशन देखी नहीं कि वो बीएड है या एमएड है या पढ़ाने में सक्षम नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने कारोबार को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए और उसका मार्जिन और फायदा ज्यादा उठाने के लिए उसने एडमिशन तो बहुत सारे ले लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बिल्डिंग बना ली, स्टोर दिखा दिया, लेकिन उसने उसको डिलीवर्ड नहीं किया। उसने क्या किया कि टीचर उसने वही रखे जो उसको 1000-2000 रुपए पे मिल रहे हैं। तो मिले। ये एक वहाँ पे ये एक लैक हुई, एक कमी आई। हम्म उसके बाद से जनरेट हुआ कोचिंग का खेल। फिर वो आया, चलो स्कूल तो नाम के लिए है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अब हम कोचिंग दिला देते हैं। तो हम्म उस कोचिंग वाले ने क्या किया, वहाँ पे एक कोचिंग पहले शुरू हुई, फिर उनके ब्रांड चलने लगे। तो कोचिंग का कारोबार वहाँ से शुरू हुआ कि बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा, चलिए कुछ लोगों ने शुरुआत की, जो अफ़ोर्ड कर सकते थे वो बच्चों को कोचिंग में बढ़ाने लगे। उनको देखा-देखी दूसरे अभिभावक भी वहाँ भेजने लगे और फिर कुछ लोगों की मजबूरियाँ बनने लगी। अगर वो वहाँ नहीं भेजेंगे तो बच्चा पिछड़ जाएगा। इधर स्कूल भी क्या सख्त हो गए, उनको भी अपना रिजल्ट दिखाना था। तो उन्होंने हम्म क्या किया कि जो अगर 70% 60% वाले हैं, उनको वो फेल करने लगे, क्योंकि हम्म अपना स्कूल का बैनर भी सही बना रहा है। तो उधर हम्म मजबूरी हो गई कि वो कोचिंग में भी जाए, इधर इनका बैनर भी 80% वाला स्कूल का बन गया, तो वहाँ पे पिस गया अभिभावक। अच्छा, ये सबकी मूलभूत है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। ये तो हम्म सबकी चाहत है और वो उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये कोचिंग संस्थान खुले। तो मैं आपको बता दूँ कि तो कोचिंग वही। संस्थान तो अब हम्म अभी तो मैं अब एक और बात बता दूँ कि हम्म एक दौर ऐसा आ गया था कि जो इंजीनियरिंग करके आईआईटी पास आउट जाके नौकरी नहीं कर रहे थे, वो आईआईटी से निकल के आईआईटी की कोचिंग खोलने लगे थे। जब उनसे पूछा कि हम्म ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले उससे ज़्यादा तो हम यहाँ कमाएँगे, हम्म कोचिंग देके। हम नौकरी करने क्यों जाएँ? हम्म हम कई करोड़ तो यहाँ कमा लेंगे सालाना। वो आईआईटी करके कोचिंग संस्थान उन्होंने खोल लिए। हम्म हिंदुस्तान के कई, अब इलाहाबाद और कानपुर में ऐसे बहुत जी सारे मैं इंस्टीट्यूट को जानता हूँ जो आईआईटीएन है और अपने कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। और इसके हम्म बाद फिर ये ब्रांड चलने लगा, जो अभी राय जी ने कहा कि अब चूंकि ये बढ़ता गया, कारोबार बढ़ता गया, तो इसमें लोग नए प्लेयर आने लगे, फिर कुछ हम्म नए जिनको जॉब नहीं करना है वो भी आने लगे, इंजीनियर्स आने लगे, और फिर ये उद्योग धीरे-धीरे रन करने लगा, ऊपर बढ़ने लगा। अभी तो हम्म सोचिए कि बड़े-बड़े ब्रांड बायजूस, जी फिजिक्स वाला, आकाश, मतलब एलन और कोटा तो पूरा एक हब बन गया। तो हर कोई चाहता है कि उस एक ब्रांडेड स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए।
तो अभी सरकार का जो हुआ, आप इसको बता देंगे, इसके आयाम दोनों है, ये इतना गाइडलाइन है, ये आना भी जरूरी था। हालांकि सरकार की देर में कान खड़े हुए और उन्होंने किया। इसके पीछे ये भी कारण है कि उनको रेवेन्यू भी चाहिए, क्योंकि ये अब ये मल्टी करोड़ में जाके और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े। तो अब उन्होंने उधर उनका ध्यान गया। दूसरा जो इसमें था कि दूसरा इसका पहलू ये है कि जो इसमें जो जो आपने कहा कि ये बैनर लगाते हैं, तो सरकार ने ये कहा कि भाई आप बैनर नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, हाँ। नहीं लगा सकते आप यानी कि जो आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं, हम गारंटी नहीं ले सकते, है ना। पैसा का अब इसमें रेगुलेशन आएगा, पैसा भी आप कितना लेंगे ये भी रेगुलेशन आएगा। तो ये सारी चीजें अभी तो उन्होंने फौरी तौर पे 8-10 नियम बनाए हैं, और इसमें अभी देखना सरकार इसमें और कुछ नियम इसमें करेगी, और ये गाइडलाइन पे अब मतलब जो है और सरकार काम करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये वाकई है कि चलिए, हमारी चिंता वो है कम से कम जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो 3 साल में 35,000 बच्चे की जान चली गई, और उनके पीछे इसको सरकार, हो सकता भाई यही वजह हो, इसको नोटिस लिया हो, या दूसरी वजह है कि रेवेन्यू नहीं आ रहा। सरकार के मन में मनसा क्या है ये तो अलग की बात है, लेकिन बस फिर वही मूलभूत है कि हर कोई गार्जियन अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में आधा पेट भूखा रह के पढ़ाना चाहता है, और उसका फायदा चाहे कोचिंग हो या स्कूल उठाते रहे, क्योंकि हम सरकारी शिक्षा डिलीवर नहीं कर नहीं पाए, कर पा और रहे। उसी के परिणाम ये अलग अलग रूप में, कभी प्राइवेट स्कूल के रूप में, कभी कोचिंग के रूप में आ रहे हैं, और इसको हमको ही भुगतना पड़ेगा। सरकारें कितना जी कर जी पाएंगी वो हम सब देखेंगे। रमाकांत जी, मैं जी आपके पंडित। पास आ रही हूँ। मैं आपके पास आ रही हूँ। एजुकेशन में आपने बहुत काम किया है। एक शिक्षा को किस तरीके से प्राइवेट किया जा रहा है, वो भी आपने देखा है। इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे हर इंसान ये चाहता है कि बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना इसलिए नहीं चाहता कि उनको पता है कि सरकारी स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है, टीचर किस तरीके से होते हैं। सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर खबरों में भी हमने देखा कि टीचर से जनवरी की स्पेलिंग लिखाई जाती है तो वो नहीं लिख पाते हैं, और भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई। तो ये सारी चीजें तो थी ना, तभी तो एक रिक्शा चलाने वाले हों, ठेला चलाने वाले हों, या कोई भी हो, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ भागा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सरकारी स्कूल में उस तरीके का नहीं मिल पाया। तो ये नहीं लगता कि ऐसा कोई नियम आता जिसमें जो सरकारी स्कूल होता उसको उसको बेहतर करने की बात होती। और एक सवाल मेरा आपसे इसलिए भी है, क्योंकि जो शिक्षा है वो कभी मुद्दा क्यों नहीं बनता है जनता का? आप लगातार लोगों के बीच में जाते रहते हैं, जैसे हम हर चीज की मांग करते रहते हैं। हमने अभी हाल ही में राम मंदिर का इतना बड़ा इशू बनाया, हमने मांग की मंदिर बन रहा है। तो हम एजुकेशन को इतना मुद्दा क्यों नहीं कभी बना पाते? बच्चा पढ़ेगा तभी तो उसका विकास होगा, तभी तो वो अच्छा कुछ कर पाएगा, उसके बहुत व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण विकास बात हो आपने पाएगा। पल्लवी तो जी हम ये कहा। मांग क्यों नहीं करते? तीन ये बातें मुद्दा मैं क्यों नहीं कहना बन पाता चाहूंगा। है एक कभी? तो आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है कोचिंग हब है, उसकी शुरुआत ही एक आईआईटीएन ने किया था, बंसल साहब ने, जिनकी नौकरी छूट गई थी। और आईआईटीएन थे, और उन्होंने जो है कोचिंग शुरू किया, और धीरे धीरे उनके सारे कलीग वहां पहुंच गए, वो ये ट्रेंड बन गया, और 80 के दशक की ये शुरुआत हुई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे सरकारी विद्यालय जो पर्पज के लिए खोले गए थे वो पर्पज पूरा नहीं कर पाए। अगर आप ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको 2 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। जब कोविड हुआ तो इस देश के 35% प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे निकल के हमारे सरकारी विद्यालयों में आए। और आपको बताना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश में, नहीं नहीं, सुन लीजिए, मेरी मेरी ये मेरी बात बात सही सुन। है। मजबूरी थी सर, मजबूरी थी और सर, भी सर और मजबूरी थी। कारण पिता और भी के है पास पल्लवी, पैसा कारण नहीं था, और भी है पल्लवी, उसकी कारण नौकरी और भी छूट सुन गई लीजिए। थी। हम सब लोग शौकिया नहीं उसी गया था, सरकारी विद्यालय से कोई भी निकले हुए बच्चा, हैं। मजबूरी थी। और मैं आपको एक दो अध्ययन बताना चाहता हूँ। आज तक इस देश में जितने भी मैं भी वीर जो है सरकारी स्कूल की सेना पे बच्ची मरे स्टूडेंट। हैं, वो हमारे सरकारी विद्यालय से निकले हुए, उसमें 81% बच्चे रहे हैं। वो प्राइवेट वाले जो है वहां जो है बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाते। वो जाते हैं सीएमओ को अपनी आधी तनख्वाह दे के, और शहर में अपनी बीवी बच्चों को लेकर रखते हैं, और वहीं से चलाते हैं। मैं खैर उसमें बदलना नहीं चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दक्षिण एशिया के जितने देश हैं, कोई भी देश अपने एजुकेशन अपने एक 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 मिनट में वही
मैं वही कह रहा हूँ आपको नहीं, मैं कि पूछ रही हूँ दक्षिण मुद्दा क्यों एशिया नहीं के बनता है जितने कभी भी देश हैं, एजुकेशन? कोई भी मुद्दा क्यों नहीं अपने बनता है? एजुकेशन बजट का लगभग हुँ, 20% एजुकेशन, हुँ, पूरे बजट का 20% एजुकेशन पर लगाता है। हुँ, भारत में अकेला राज्य जो दिल्ली है, जहां पर 26% एजुकेशन पर जो है उनके बजट का जाता है, हुँ, और दिल्ली का एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन साउथ एशिया में सबसे बढ़िया है। और आज की तारीख में अदर देन कोविड, प्राइवेट विद्यालयों से निकल कर के सरकारी विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, जी। और उनके टीचर्स को जो है नॉन टीचिंग ड्यूटी में नहीं लगाया जा रहा हुँ, है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली इज द ओनली स्टेट भारत हुँ, में जहां जो है प्राइमरी के बच्चे कोचिंग में सबसे कम जा रहे हुँ, हैं, सबसे कम जा रहे हैं। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत पॉलिटिकल विल का सवाल है। अगर हुँ, सरकार ये चाहेगी, हुँ, मैं हुँ, आपको बता रहा हुँ, हूँ कि मैं घूमता रहता हूँ दुनिया में, और 44-45 देशों में देखा है, हुँ। और मैं ये कह रहा हूँ आपको, स जी, मैं ये वही कह मैं रहा हूँ कि इसीलिए दुनिया आपसे में मैंने ये कहीं भी, सवाल किया था। रमाकांत जी, इसीलिए यस, मैंने आपकी आपसे बात वही सवाल कह किया रहा था। हूँ। मैं आ रहा हूँ, आ रहा रमाकांत हूँ, जी, आ रहा हूँ। इसीलिए मैं मैं वही सवाल बात कर कह रही रहा हूँ हूँ। आपसे। आप मैं मेरे वही बात सवाल कह पर रहा हूँ। नहीं आ रहे हैं अभी भी। रमाकांत जी, मैं वही मैं पूछ रही हूँ वही कि बात आपने कह रहा हूँ, मैं एजुकेशन के आपको वही फील्ड में बात कह बहुत रहा हूँ काम किया है। कि मुझे दुनिया ये में जो बताइए कि है लोग क्यों नहीं माँग कहीं करते हैं भी कभी कि स्कूल बेहतर शिक्षा होगा? का सार्वभौमिकरण, जिसको यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं, कहीं हुँ, प्राइवेट विद्यालय के भरोसे नहीं हुआ है। जहां हुँ, कहीं भी हुआ है, हमारे बगल में जो है लंका है, हमारे हुँ, निकारागुआ है, पेरू है, चिली है, तो एक जगह तो ऑटोक्रेसी से हुआ है, डिक्टेटर से हुआ है, लेकिन हुँ, जहां कहीं भी हुआ वो सरकारी विद्यालय से हुआ है। तो इन नो केस प्राइवेट विद्यालय कोई उसका विकल्प है। दूसरी बात, अब शिक्षा जो है हमारे यहाँ बजट और हुँ, शिक्षा पर जो है चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव तो आप जानते हैं, मंदिर पर, मस्जिद हुँ, पर जो है, हुँ, बलात्कार पर जो है, इन विषयों पर जो है, भूमिहार पर, राजपूत पर और हुँ, मौर्य पर जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। उन विषयों पर जो है, एक तो जनता भी जागरूक नहीं है। जनता ये चाहती है कि अब से हमारा बच्चा जो है कल तक इंतजार नहीं कर सकता। ए चाइल्ड कैन नॉट वेट फॉर टुमारो कि जो है विद्यालय सुधर जाएगा तब हम अपने बच्चे को यहीं पढ़ाएंगे। बहुत कम डीएम हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में डाला है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा है अभी 3 साल में, इसको किसी तरह से हुँ, पढ़ा के निकाल दो, जो है प्राइवेट में चाहे कहीं भी। सरकारी में हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वो साथ गिरी है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन लेकिन इसका कतई ये विकल्प नहीं है कि प्राइवेट खोले जाए, क्योंकि हुँ, यूएनएचसीआर 1948 में जब जो है हुँ, मानवाधिकार की घोषणा हुई थी, तो आर्टिकल 26 में जो दुनिया के अखाड़े देशों ने कहा था कि एजुकेशन शुड बी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हुँ, प्राइवेट कैन आल्सो ओपन। क्योंकि वो उन देशों ने कहा था जो खाया खाए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे देशों ने कहा था। हमारे देश में जो है तो हुँ, सरकार की जिम्मेदारी अभी भी है, सरकार जो है उसको प्राइवेट में अभी कर रही है। अगर नई शिक्षा नीति में आप देख रहे हुँ, हैं तो उसमें कहा गया है कि इट शुड बी लाइट एंड टाइट। इंस्पेक्टर हुँ, राज नहीं होगा, किसी प्राइवेट में कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, उनको सजा नहीं दी जाएगी, वो अपने वेबसाइट पर जो डाल देंगे हम उसको मान लेंगे। ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित प्राइवेटाइजेशन है। तो सरकार, जनता इस मामले में मंदिर बन जाएगा तो जनता खुश हो जाएगी। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है उसके लिए जनता चिल्ला नहीं रही है। 50 यूनिवर्सिटियां आ रही हैं, उनके फीस पर हमारी सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, कहीं किसी के ऊपर नहीं कोई चिल्लाहट हो रही है। तो मैं ये कह हुँ, रहा हूँ कि ये जो है हमारे देश में एक प्रकार की अपैथी है कि हम जो है हुँ, एजुकेशन पर न तो वोट देते हैं, न हुँ, एजुकेशन पर किसी को सवाल करते हैं, न जो हमारे, जब शिक्षा पर जो आप जानते हैं, जिस दिन जो है राइट टू एजुकेशन कानून बना, केवल 42 सांसद जो है हमारे पार्लियामेंट में थे। किसी ने इस पर विषय पर चर्चा ही नहीं हुई कि इसमें क्या लिखा जा रहा है। तो ये एक जो बहुत बड़ा जो है इलिटरेसी हुँ, है, एजुकेशनल इलिटरेसी है देश भर में, हमारे नेता में भी, हमारे समाज में भी, हुँ, कि किसी भी तरह से जो है एक जो है बुरा ख्वाब दिखाया जा रहा है कि जो है प्राइवेट में पढ़ा दोगे तो तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो जाएगा, और नहीं बनेगा तो अपना सुसाइड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय का कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार उसको ठीक नहीं कर रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हुँ, फंडामेंटल राइट है और जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट है। तो प्राइवेट कोई विकल्प नहीं है, और अगर भारत में जो हो रहा है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। इस प्रकार से कि जो है बच्चे को जो है हुँ, हुँ, ख्वाब दिखा के यहाँ पढ़ाओ और उसके बाद कोचिंग में ले जाओ। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हुँ, जो है हुँ, सरकार जो है इस पर
अगर कानून सख्त बना करके, आप देखिए किसी भी प्राइवेट विद्यालय पर कोई सख्त कानून बना के उन पर प्यूनिटिव एक्शन नहीं हुआ। एनसीपीसीआर है, एससीपीसीआर राज्यों में है, आपने देखा होगा कि किसी विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्ची की वो चिट्ठी निकाल करके उस हाथ लगा रहा है कोई व्यक्ति, एससीपीसीआर कह रहा है कि हमने कह दिया कि थाने पर रिपोर्ट लिख लो। अरे अगर यही करना था तो उसका बाप तो खुद रिपोर्ट लिखवा लेता। एससीपीसीआर की एनसीपीसीआर की क्या जरूरत है? उसी प्रकार ये बॉडी बनेगी इसके लिए एक और आरएसएस के लोग उसमें जो भर्ती होंगे और वही रेगुलेट करेंगे। बिल्कुल। वही मैं रमाकांत जी आपकी बात में एक लाइन जोड़ रही हूँ। आजमगढ़ की एक लड़की स्कूल कैंपस की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान देती है, उस पर भी कोई काम नहीं होता है। वो मीटिंग होती है, इस प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाता है एक दिन के लिए, कोई कोई चर्चा, कोई बात ही नहीं हुई। एक बच्ची मर गई, काम खत्म, स्कूल परेशान में मर गई, कोई बात नहीं। इस तरीके की चीजें तो हुई। लेकिन आखिरी में मैं जो इस पूरी चर्चा को क्लोज करते हुए सरकार में नहीं पढ़ाना चाहते, मैं आपको बताऊं कि लोग केवल एलिमेंट्री में प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं। जब एमबीए करना होता है, जब यह एमबीबीएस करना होता है तो लोग जाना चाहते हैं सरकार में। उसके जब बाद हार्ट अटैक होता है तो लोग एम्स में और लोहिया में जाना चाहते हैं। महंगा होता तब है जो है फिर कोई जो है मेयो में नहीं जाना चाहता। तो ये है एनोमली। फिर भी मतलब यही कर रहा हूँ कि ये विश्वास एलिमेंट्री एजुकेशन में लाने के लिए सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस चर्चा को शुरू करते ही वक़्त ही कहा था कि हम कोचिंग पर जो नए नियम बने हैं, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके उलट जब आप कोचिंग पर बात करते हैं, तो आपको स्कूलों तक पहुँचना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा स्कूल से निकल कर ही कोचिंग की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए ये चर्चा कहीं न कहीं स्कूल और फिर सरकारी स्कूल की तरफ गई। लेकिन हमारा मुद्दा जो था वो यही था कि कोचिंग पर जो ये जो नया नियम बना है, उससे क्या कुछ बदलेगा और क्या कुछ नया समाज में देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा फिर से सवाल वही है, मैं फिर से वहीं आ रही हूँ। राजन जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्यों ऐसा कोई नियम नहीं बनता कि जो सरकारी पद पर बैठे अफ़सर हैं या नेता हैं, उनके बच्चे तो कम से कम सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि टैक्स हम जो पे करते हैं, उससे उनकी सैलरी मिलती है, उससे उनका घर चलता है। तो वो अपने बच्चों को क्यों ना सरकारी स्कूलों में पढ़ाएँ, जिससे स्थिति जो है वो सुधरे। ऐसा नियम क्यों नहीं बनता है? क्यों लोग इसकी देखिए माँग नहीं करते? देखिए ये इस तरह का नियम कर पाना तो बड़ा ही मेरे ख्याल से दूर की कौड़ी है, बहुत ही कठिन प्रश्न है ये। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है जैसे कि अभी राय जी ने कहा कि इस मुल्क के बाहर मतलब पूरी दुनिया में अगर एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वो सरकार के हवाले ही है और वही डिलीवर कर रहा है, वही पूरे सिस्टम को चला रहा है और अच्छा बेहतरीन परिणाम वो दे रहा है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ भी जो अभी दोनों बातें आई, जैसे राय जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी प्राथमिक शिक्षा खराब है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए आज भी हम सरकारी संस्थानों का मुँह देखते हैं और उधर ही जाते हैं, वहीं जाना चाहते हैं। क्यों अच्छा, सर? अब बहुत दूसरा क्या महँगी जो है इसलिए। बहुत हाँ, महँगी है। महँगी है, नहीं महँगी के साथ-साथ गुणवत्ता भी है। जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे आईआईटीज़ हैं, जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वो वाक़ई अभी वो उनकी एक विश्व पैनोरमा पे उनकी एक इमेज है और वो बिल्कुल। एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं, तो अब उनकी एक महंगे हो रेपुटेशन गए, भी है और अब महंगे हो गए। अब सस्ते की तो बात अभी करेंगे, सस्ते मौजूदा भी हैं, सरकार ने वो तो है ही। महंगा कर हालाँकि दिया। अब उनकी भी फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब सरकार उनकी हाँ, अब उनकी फीस बढ़ा दी सरकार ने। बिल्कुल, अब सरकार उनको धीरे-धीरे वो फीस उनकी बढ़ाती जा रही है और क्योंकि वो एजुकेशन को अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मानती सरकारें, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। और जी, जी, प्राथमिक बिल्कुल। शिक्षा को जिसको मानना चाहिए, दिल्ली उसका उदाहरण है। वो किसी भी पार्टी का मैं किसी पार्टी का समर्थक या समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है, अगर उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया कि अपनी प्राथमिक स्कूल सुधार दिए, तो हम क्यों नहीं उनसे सीख ले सकते हैं? लेकिन हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम लेंगे तो हमारी इमेज खराब हो जा रही है। तो हमारा हम ये नहीं भी नहीं है। करना चाहते और पब्लिक का मुद्दा नहीं बन पा रहा कि अब पब्लिक तो कैसे ही बनती चली जा रही है जब उनको ये चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं, उनको तो महँगाई या एजुकेशन ये सब चीज़ें नहीं है, उनके लिए तो दूसरी चीज़ें आ गई हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं और अपना ही हम पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं, तो इस सब के सिस्टम को तो इस सब के लिए तो जब वो खुद ही तैयार है, तो ये तो काम
अब हमारा आपका है कि कम से कम इन चीज़ों को हम आप बहस कर रहे हैं या उठा रहे हैं, अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं कि हम कहाँ पे मार रहे हैं, तो मैं तो आपका सबका शुक्रिया कर रहा हूँ। कम से कम आप ये सब्जेक्ट लेके आई और आपने इस पे चिंता की और इस पे बहस की, और कम से कम कुछ लोग तो जागरूक होंगे ही, समझेंगे। जैसे अभी देश-विदेश के सिस्टम को राय जी ने समझाया, ग्राउंड की रिपोर्ट आपने समझाई, तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक बिना राजनैतिक विद्वेष पाले हुए अगर कोई सिस्टम कहीं पे अच्छा कर रहा है, उससे अडॉप्ट कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी एक उदाहरण बता दें, जो आपने कहा कि डीएम, एसडीएम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? भई ये किसी से कहना चूँकि ये निहायत ही निजी मामला होता है, कोई अपने को कहाँ पढ़ाए, इस पे हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, ठीक है। अभी एक उदाहरण यत्र-तत्र सर्वत्र कहीं नहीं, होते मैं रहते हैं जैसे ये कह रही थी, क्योंकि वो जो गरीब है जिसने ₹500 कमाया हाँ, है, वो जब हाँ, नमक खरीदने गया है तो उसमें भी उसने टैक्स दिया है, और उस हाँ, टैक्स के पैसे से जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और वो मज़दूर तो पढ़ा ही नहीं पा रहा है, वो तो टैक्स ही देते रह जा रहा है। तो इसलिए अगर वो लोग अपने बच्चों को कम से कम सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो वो जो रिक्शे वाला है, वो इतना मतलब शिक्षित भी नहीं है कि वो जाके किसी मैं टीचर से आपकी बात सवाल पढ़ समझ रहा पाए। हूँ, वो वो तो पूछे देखिए कि वो जो होमवर्क क्यों नहीं दिया गया, वो पूछ भी नहीं पाता है नहीं, होमवर्क क्यों नहीं वो दिया गया, सिलेबस में क्या चल रहा है। लेकिन अगर हाँ, अधिकारी के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो अधिकारी तो कम से कम देखेंगे ना कि सिलेबस में क्या हाँ, पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क क्यों नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, इसका ठीक है, किसी का हाँ, ये आपका सवाल ये देखिए कौन शिक्षा पे कौन कितना खर्च कर रहा है, ये तो जो हमारी समाज में जो आर्थिक असमानता है, उसका भी असर है। लेकिन हाँ, अगर अगर ऐसा होगा कि सब उस स्कूल में एक कर्मचारी या एक अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा, तो वो कम से कम उसको ये सुधारने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे हुँ। पढ़ाई हो। यहाँ पे अध्यापक 2 के ये पूरा स्कूल कोई 2 अध्यापक के सहारे तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे 4 अध्यापक सर चाहिए, वही जो ये ध्यान सरकारी देगा। स्कूल के जो टीचर होते हैं, वहाँ के जो हाँ, वॉचमैन होते हैं, वहाँ की जो दाई लोग भी होती हैं, जो भी होती हैं, वो वहीं की तनख्वाह लेकर अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होती हैं। पढ़ा रही ये होती हैं। सच्चाई हाँ, ये सच्चाई है। बिल्कुल। और इसके लिए जब देखिए इसके लिए क्या समाज में जैसे बढ़ के अभी एक उदाहरण हमको देखने में मिला, वो बहुत ही एक ऊँट के मुँह में जीरा हो जाता है, जैसे कि हाथरस की हुँ, कलेक्टर हुँ, हैं, जो कि अपने हुँ, बच्चे को एडमिशन को उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में कराया है। तो ये एक उदाहरण अगर ऐसे उदाहरण बनेंगे तो नज़ीर बनेंगे। दूसरे हमारे जो राजनैतिक इच्छा शक्ति है उससे तो हमें कोई उम्मीद रह ही नहीं गई है कि वो हुँ, शिक्षा को कहीं पे गिन रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज भी चूक एक दूसरे दिशा में चल पड़ा है, उसको भी हुँ, शिक्षा और महँगाई चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। इसके लिए हम आप बहस कर रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हाँ, अब जब कहीं उन पे डेंट आ पड़ता है, जब कहीं वो प्रभावित होने लगते हैं, जब उन पे उँगली उठने लगती है, तो वो इस तरह की चीज़ें अपना अखबार में खबर छपाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर कर बैठती हैं कि वो हुँ, ये इस तरह के गाइडलाइन करके और अपनी ज़िम्मेदारी की इतिश्री कर लेती हैं। हम हुँ, आप चर्चा कर रहे होते हैं, हुँ। इससे कितना सार्थक परिणाम आएगा? हाँ, जागरूक करने का काम कम से कम जो मीडिया आप कर हमेशा रही हैं, करता रहा ये है, वो आपका करता रहेगा। दो मीडिया ये करता ज़रूर रहा है, एक जागरूकता का हाँ, काम वो करेगा। दो बात हाँ, रमाकांत जी, मैं जी। आप कुछ कहना कहना चाहता हूँ। चाह रहे इस हैं? देश में एक आप कानून अपनी है बात रखिए, उसके कि बाद हम इस सरकार जो बातचीत है, के अगर आखिरी कानून बना बोलिए। के किसी तरह के विद्यालय को कॉमन कानून से अलग हुँ, रखना चाहे तो ये सरकार कर सकती है। जैसे इस देश में सैनिक विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, इन पर राइट टू एजुकेशन का कानून लागू नहीं होता। उसी प्रकार से दिल्ली में एक संस्कृत अच्छा। विद्यालय है, जिसमें सारे हुँ, विधायकों सारे हुँ, एमएलए, हुँ, एमपी, मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। उस पर कोई कानून अच्छा। जो है आर्टिकल नहीं लागू होता। हुँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जितने भी लोग सरकार से किसी भी प्रकार का धन प्राप्त करते हैं, हुँ, चाहे वो पेंशन हो, चाहे जमीन हो, चाहे तनख्वाह हो, किसी भी प्रकार से प्राप्त करते हैं, उनको अपने बच्चों को सरकारी हुँ, विद्यालय में पढ़ाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार का आदेश दे करके और 6 महीने के अंदर हमको सूचित करे। और हुँ। जो अगर ऐसा नहीं करता है तो प्राइवेट में अगर वो मैं आपको अच्छा, उस आदेश की ये कब कॉपी की आपको बात है? चाहिए तो मैं आपको मेल कर देता हूँ। अभी मेरे पास है, अभी यहीं पर। नहीं, नहीं, ये करीब चा 4 नहीं 4 ये 4 सा करीब साल भर पहले ये की बात है। ये
कोविड के ये बाद जब की बात सपा है, की ये बड़ी सपा की सही है, इसमें सरकार बड़ा की हल्ला तब की हो बात हल्ला थी। मचा था, वो ऑर्डर कहाँ और चला ज्यों गया ही पता नहीं। आदेश आया तो जो है हमारे बाबू अखिलेश जी ने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको क्वाश करने के अच्छा, लिए अच्छा। भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने मना अच्छा, कर दिया और ये आदेश ये जो है कंटेम्प्ट होना चाहिए इसको, क्योंकि जो है चीफ सेक्रेटरी से कहा था हुँ, कि चीफ सेक्रेटरी विल रिपोर्ट बैक टू मी हुँ, विद इन 6 मंथ। न तो इसका पालन हुआ, न तो कुछ हुआ। ज्यों ही ये हुआ त्यों ही गंजरिया फार्म का 25 एकड़ बेच करके लखनऊ में हुँ, भी एक संस्कृत विद्यालय बन गया कि मंत्रियों के बच्चे वहां पढ़ेंगे। तो हुँ, ये इच्छा शक्ति तो इस प्रकार इस ऐसे होती है कि जो है अगर हमको सरकारी विद्यालय में पढ़ाना पड़ेगा तो हम हुँ, अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे। हुँ, अब सवाल इस बात का है कि जो है लेट अस कम टू द इशू जो पल्लवी कह रही हैं। ये कानून आया है, जरूर इस कानून से जो है वही। कुछ जो है मतलब एक पपड़ी तो टूटेगी, एक नई शुरुआत तो जरूर होगी, डिबेट होगा, इस पे बात होगी और ये बात होगी तो अब लोग कोर्ट में कुछ तो जाएंगे, रिट बदलेगा। पिटीशन हुँ, होंगे और कुछ न कुछ जो है रास्ता निकलेगा जरूर, हुँ, क्योंकि इसमें सरकार का अपना हुँ, हित है। सरकार को चाहिए रेवेन्यू कलेक्शन इनसे, तो रेवेन्यू हुँ, कलेक्शन करने के लिए टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स हुँ, रेवेन्यू फाइन से जो आता है वो दोनों हुँ, सरकार वसूलेगी। इसलिए सरकार जरूर इस पर हुँ, कोई कदम उठाएगी। बस डर इसमें इतना ही है कि उसमें बहुत सारे नेता हुँ, लोगों के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा देरी होगी, लेकिन हुँ, जरूर इसमें कुछ रास्ता निकलेगा एंड हुँ, आई डू होप कि जो है कुछ जो है इसमें बच्चों के हक में कुछ जो है हुँ। नई शुरुआत होगी। और जो बातचीत में हमने बात की थी कि जनता को सच में धर्मपत्नी का रोल निभाना होगा और चीज़ याद दिलाते रहना होगा। वैसे ही जो भी नियम बनते हैं उसमें जनता को भी जागरूक होकर बार-बार सरकार को पिन करना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए और ऐसा मुद्दा अगर आप नहीं उठाएँगे, अगर आप ही नहीं बनाएँगे एजुकेशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाला जो समाज होगा उसमें जो जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह जाएगा। जो मज़दूर है वो तो कभी इतने महँगे स्कूलों में तो पहुँच ही नहीं पाएगा और इतने इतने बड़े-बड़े कोचिंगों में तो एक सपना ही रहेगा कि उसके बच्चे कभी पढ़ पाएँ क्योंकि वो और महँगे और महँगे और महँगे होते जाएँगे। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि समाज का चौतरफा विकास हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलना सीखिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा पढ़ना और जानना सीखिए और मुद्दों पर बात को सुनना भी सीखिए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय दिया और रमाकांत जी आप जुड़े, मुझे लगता है आप जुड़कर हम दर्शकों के लिए बहुत अच्छी हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी हैं, मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं अगर हम इन जानकारियों को याद रखते हैं तो। सबसे बड़ी बीमारी हमारी यही है कि हम भूल जाते हैं हर चीज़। सरकार नए नियम बनाती है, हम उसे भी भूल जाते हैं। तो अगर ये बात याद रही तो मुझे लगता है कि नागरिक होने के नाते हम सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि हमारे टैक्स के पैसे से आपका बच्चा पढ़ता है तो वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? ये मुद्दा बनेगा, ये सवाल बनेगा। तो रमाकांत जी आपका बहुत धन्यवाद, राजिन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं।